नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर कहानी काल्पनिक होती है, मगर हर कहानी का एक न एक पहलू दुनिया में, समाज में हो रही किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है। तो आपका समय खराब न करते हुए आइए मैं आपको ले चलती हूँ मेरी कहानी इंतकाम रूह का की ओर। तो चलिए मेरे साथ सुनते हैं कहानी इंतकाम रूह का। शराब पीने का आदी हो चुका दरोगा सिंह अब कंगाली के रास्ते पर आ चला था। एक समय था जब घर में नौकर चाकर काम करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब तक स्थिति दरोगा सिंह के पिता के हाथ में थी, तब तक तो सब कुछ सही था। दरोगा सिंह के पिता चाहते थे उनका बेटा पुलिस में भर्ती हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नामकरण भी दरोगा सिंह किया था। मगर दरोगा सिंह अपने पिता की सोच से एकदम परे था। वो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ था। दरोगा सिंह का कोई भाई बहन भी नहीं था। माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिशें की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बेटे की गलत आदतें उन दोनों को तिल तिल करके अंदर ही अंदर जला रही थीं। और एक दिन बेटे का गम दिल में लिए उन दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ बाप के जाने के बाद दरोगा सिंह अब और ज्यादा शराब पीने लगा, क्योंकि अब कहने सुनने वाला कोई नहीं था। दरोगा सिंह के चाचा ने सोचा, शराब पीकर अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे भाई का नाम कैसे चलेगा, उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही सोचकर उन्होंने दरोगा सिंह से कहा, देख बेटा, अपने भाइयों को देख, तुझसे उम्र में छोटे हैं, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। भैया भाभी तेरी शादी का अरमान लिए दुनिया से चले गए। अब कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दे दे। सही रास्ते पर आ जा बेटा और अपनी गृहस्थी बसा ले, वरना बुढ़ापे में एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होगा। उस समय तू बहुत पछताएगा। दरोगा सिंह ने कहा, चाचा, शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर अब कौन शादी करेगा अपनी बेटी के मुझसे। अब तो मेरे पास ढंग की जगह भी नहीं है रहने को। जब माँ बाप ने समझाया तब समझ में नहीं आया। आज उनके जाने के बाद उनकी कही हर एक बात समझ में आ रही है। चाचा, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मगर छूटती ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मगर पता नहीं कैसे शाम होते ही मेरे कदम खुद ही ठेके की तरफ चल पड़ते हैं। चाचा ने कहा, बेटा, क्या तू सच में शराब छोड़ना चाहता है? दरोगा सिंह ने कहा, हाँ चाचा, मैं सच में चाहता हूँ शराब ना पीऊं, मगर मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता। चाचा ने कहा, देख दरोगा, कोई कमी नहीं है तुझ में, बस एक इस कमी को छोड़कर शराब पी पी कर क्यों अपनी जिंदगी, अपना शरीर खराब कर रहा है। तू एक काम कर, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुझे जो भी काम बताऊं मन लगा कर करना। दरोगा सिंह ने कहा, ठीक है चाचा, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह दरोगा सिंह अपने चाचा के पास पहुंच गया। चाचा उसे अपने साथ मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान पर ले गए। उन्होंने वो दुकान उसे दिखाते हुए कहा, बेटा, ये दुकान देख रहे हो? दरोगा सिंह ने कहा, हाँ चाचा, ये दुकान ठाकुर जी के पोशाक की है। चाचा ने कहा, आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। चाचा उसे लेकर उस दुकान के अंदर घुस गए। वहाँ तख्त पर एक आदमी लेटा था। देखने में वो मात्र हड्डियों का ढांचा था। चाचा ने कहा, कैसे हो संजू? अनिका बिटिया कहाँ चली गई? उस आदमी ने कपकपाती आवाज में कहा, ठीक हूँ मालिक, बस एक एक दिन गिर रहा हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। एक ही चिंता सताती रहती है, पता नहीं मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। 27 साल की हो गई, मगर अभी तक कुंवारी बेटी है। बेचारी अपने बीमार बाप का बोझ उठा रही है। उसका घर बस जाना चाहिए था, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी बेटी के लिए मालिक। चाचा ने दरोगा सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे पहचाना तुमने? ये वही है जिसकी वजह से भैया ने ये दुकान तुम्हें दी थी। संजू ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचते हुए कहा, ये बड़े मालिक के बेटे हैं, जिन्होंने
तभी संजू की बात करते हुए चाचा बोले, हाँ हाँ, जिसने तुम्हारा खोखा जला दिया था। दरोगा सिंह ने कहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। चाचा ने बताया, जब तुम छोटे थे तब भाभी के साथ मंदिर आए थे। उधर मंदिर के उस तरफ संजू का एक छोटा सा खोखा था जहाँ बैठकर वो चाय बनाता था। उस समय भी ये अकेला ही था। अनिका बिटिया बहुत छोटी थी। संजू की पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था। अनिका बिटिया की जिम्मेदारी अकेले संजू पर थी। उस दिन संजू अपने खोखे पर बैठा चाय बना रहा था। अनिका उसके पास सो रही थी। तभी अचानक एक रॉकेट संजू की दुकान में घुस गया। वहां पर कुछ कपड़े टंगे थे जिनमें आग लग गई। संजू अनिका को लेकर खोखे से बाहर आ गया। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तुमने वहां और बम फेंक दिए जो तुम्हारे हाथ में लगे थे, जिससे आग और भड़क गई। देखते ही देखते पूरा खोखा जलकर खाक हो गया और ये बेचारा सड़क पर आ गया। ये बात जब भैया को पता चली तो उन्होंने तभी ये दुकान से खरीद कर दे दी थी, जिससे ये अपनी रोजी रोटी कमा सके। संजू ने कहा, हाँ मालिक, मुझे सब याद है। उस समय अगर बड़े मालिक की जगह कोई और होता तो शायद ही इतनी बड़ी मदद करता। मैंने भी मालिक से कह दिया था, जब तक जिंदा हूँ तब तक ये दुकान मेरी है। मेरे बाद इस दुकान पर मेरी औलाद का कोई हक नहीं होगा। ये दुकान बड़े मालिक को वापस करके ही मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। चाचा ने कहा, मगर अब तो ये मुमकिन नहीं है संजू, क्योंकि भैया अब इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी एक निशानी है। उन्होंने दरोगा सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाचा की बात सुनकर संजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, बड़े मालिक तो अपना फर्ज निभाकर चले गए। उनके उपकार का बदला मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। चाचा ने कहा, संजू, अगर तुम चाहो तो इसी जन्म में चुका सकते हो। संजू ने हैरान होकर पूछा, कैसे छोटे मालिक? मैं कैसे? चाचा ने कहा, संजू, तुम्हें अनिका बेटी के लिए लड़का चाहिए और मुझे मेरे भतीजे दरोगा सिंह के लिए लड़की। तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए, अगर तुम राजी हो तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी नज़र में अनिका बिटिया के लिए कोई और लड़का हो तो बता देना, मैं खुद कन्यादान करूँगा उसका। संजू ने चाचा के पैरों की तरफ झुकते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आप तो जानते हैं, गरीब की बेटी को कौन बहू बनाना चाहेगा। मेरे पास है ही क्या जो अपनी बेटी को दहेज में दे सकूं। तभी दरोगा सिंह ने कहा, काका, आपके पास तो वो अनमोल चीज है जो बड़े बड़े पैसे वालों के पास भी नहीं होती, और वो है आपका आशीर्वाद। मुझे आपसे सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, आपकी बेटी और आपका आशीर्वाद। संजू ने आंसू भरी आंखों से दरोगा सिंह की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगा। चाचा ने कहा, ठीक है, तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। तभी दरोगा सिंह ने कहा, चाचा, मगर उससे पहले मुझे अपनी सच्चाई काका को और अनिका को बतानी है, उसके बाद ही कुछ होगा। चाचा ने निराशा भरी आंखों से दरोगा सिंह की तरफ देखा। दरोगा सिंह ने कहा, मैं धोखे की नींव पर अपना घर बसाना नहीं चाहता चाचा। काका, आपकी बेटी कब तक आएगी? मैं जो भी बात करूंगा उसके सामने ही करूंगा। संजू कुछ बोलता उससे पहले ही एक दुबली पतली सी लड़की दुकान के अंदर आ गई। संजू ने कहा, लो, आ गई अनिका। चाचा ने अनिका की दरोगा सिंह से जान पहचान कराई और कहा, बेटा, ये तुमसे और तुम्हारे बाबा से कुछ कहना चाहता है। चाचा का इशारा पाकर दरोगा सिंह ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, काका, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। संजू और अनिका की रजामंदी मिल गई थी। दरोगा सिंह की शादी अनिका से हो गई। अब अनिका घर संभालती और दरोगा सिंह दुकान। कुछ दिन बाद संजू भी चल बसा।
अनिका घर पर अकेली रह जाती, इसलिए वो भी दरोगा सिंह के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करते थे। उन दोनों की मेहनत का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने वो छोटी सी दुकान बेचकर उससे बड़ी दुकान खरीद ली और अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। धीरे धीरे करके दरोगा सिंह ने जो कुछ भी गंवा दिया था वो सब कुछ दोबारा पा लिया। वो दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम गणेश रखा था। वो लोग उसे प्यार से गन्नू बुलाते थे। गन्नू गोल मोलू सा था। वो जब हंसता था तो उसके दोनों गालों में डिंपल पड़ जाते थे। गोरा रंग, अंडाकार चेहरा, घुंघराले काले बाल, बहुत सुंदर लगता था वो। गन्नू बचपन में जितना सुंदर लगता था, बड़े होकर भी उतना ही सुंदर था। गन्नू बहुत सीधा साधा लड़का था, मतलब भी दुनिया से बहुत अलग। चाल फरेब से बहुत दूर था वो। झूठ और धोखाधड़ी, उससे तो उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। दरोगा सिंह की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर कहते हैं आपका गुजरा हुआ कल आपके सामने एक न एक दिन जरूर आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कोई भी गलत काम मत करो। दरोगा सिंह के जो पुराने मित्र थे, जिनको वो बार में ले जाकर महंगी महंगी शराब पिलाते थे, वही आज उनके दुश्मन बन गए थे। दरोगा सिंह की तरक्की से वो लोग अंदर ही अंदर जलने लगे थे। इसका कारण ये था कि दरोगा सिंह ने उन लोगों से अपना वास्ता खत्म कर दिया था। वो उन लोगों को देखकर अपनी निगाहें फेर लेते थे। दरोगा सिंह के इस व्यवहार से उन लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। उन सब में सबसे पहला नाम था राकेश का। राकेश को दरोगा सिंह अपने भाई की तरह समझते थे। राकेश हमेशा दरोगा सिंह के साथ ही रहता था। जब से दरोगा सिंह ने दारू के ठेके को अलविदा कहा, तब से उन्होंने उन सब से भी अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे जो उन्हें दारू के ठेके की तरफ खींचकर ले जाते थे। राकेश ने दरोगा सिंह से मन ही मन दुश्मनी बांध ली थी। उसने दरोगा सिंह को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया था। इसमें उसने अपने साथ अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। राकेश का बेटा बंटी बिल्कुल उसी के जैसा था, बिगड़ा हुआ। कोई भी शौक ऐसा नहीं था जो उससे दूर हो। बंटी ने गन्नू से दोस्ती कर ली। इसका पता दरोगा सिंह को नहीं था, वरना वह गन्नू को कभी भी उससे मिलने नहीं देता और न ही गन्नू उसके बारे में कुछ जानता था। एक दिन बंटी ने गन्नू से कहा, यार कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, तो क्या तुम कल रात को मेरे घर आ सकते हो? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। गन्नू ने कहा, पापा से पूछना पड़ेगा, वो शायद ही हाँ करेंगे। बंटी ने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, मतलब अब तो अपने यार का जन्मदिन भी नहीं मनाएगा? ठीक है, कोई बात नहीं, जब तू ही नहीं आएगा तो मैं केक काट कर क्या करूँगा, हर साल की तरह इस बार भी। हालांकि वो और कुछ कहता, उससे पहले ही गन्नू ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा ना बोल, इस बार भी तेरा जन्मदिन जरूर मनेगा, तो चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके पापा को मना लूँगा। घर आकर गन्नू ने दरोगा सिंह से बंटी के बारे में बात की। उसने कहा, पापा, बंटी बहुत अच्छा लड़का है, वो औरों की तरह नहीं है, उसने कई बार मेरी मदद की है। पापा, कल उसका जन्मदिन है और मेरे अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है। इतने सालों से उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, वो कल अपना जन्मदिन मनाएगा। पापा, अगर मैं नहीं गया तो हर बार की तरह इस बार वो केक नहीं काट पाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। पापा प्लीज़। पापा, आप जितने बजे कहेंगे मैं उतने बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। तभी अनिका ने कहा, ये कौन सा दोस्त है बेटा तेरा, जैसे हमने आज तक नहीं देखा? तेरे और भी तो दोस्त हैं, वो लोग तो न जाने कितनी बार घर आकर चले गए। और ये रहता कहाँ है? इसके पापा क्या करते हैं? गन्नू ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया। ओफो मम्मी, आपने एक साथ कितने सवाल कर लिए। मेरी उससे दोस्ती अभी कुछ समय पहले ही हुई है और उसका घर कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे वो लोकेशन सेंड करेगा तब पता चलेगा। गन्नू की बात सुनकर अनिका चुप हो गई। गन्नू आशा भरी नजरों से अपने पापा को देखने लगा। दरोगा सिंह ने कहा, पहले तुम उससे लोकेशन मांगो, फिर बताऊंगा क्या करना है। गन्नू के कहने पर बंटी ने उसे लोकेशन भेज दी, मगर वो लोकेशन उसने किसी और की भेजी थी। लोकेशन देखकर दरोगा सिंह ने कहा, अरे ये तो पास ही में है, ठीक है चले जाना, मगर हाँ 9 बजे से पहले घर आ जाना। अनिका कुछ बोलने वाली थी, मगर दरोगा सिंह ने उसे इशारे से चुप करा दिया।
गन्नू ने मैसेज करके बंटी को बता दिया कि वो कल आ रहा है। दूसरे दिन शाम को गन्नू बंटी की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच गया। बंटी उसे बाहर ही मिल गया। उसने गन्नू से कहा, अरे यार एक प्रॉब्लम है। गन्नू ने पूछा, क्या हुआ? बंटी बोला, अब क्या बताऊं यार, मैंने तो सोचा था आज हम खूब मस्ती करेंगे, मगर मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें शोरगुल से परेशानी हो रही है। तो यार इसीलिए मैंने पार्टी के लिए यहाँ पास ही में एक होटल में कमरा बुक करा लिया है, और मेरे रिश्ते की एक बहन और भाई भी आ रहा है। हम चारों मिलकर खूब धमाल करेंगे। छल कपट से दूर गन्नू बंटी की चाल को नहीं समझ पाया। वो उसके साथ होटल में चला गया। वहां पहुंचकर उसने बंटी से कहा, यार ये होटल कुछ अजीब सा नहीं है? बंटी ने कहा, अब यार क्या बताऊं, जल्दी में यही मिला और फिर ये घर के पास भी था। मैंने सोचा हमें कौन सा ये रात बतानी है, 2 घंटे की तो बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किराया भी बहुत कम है। उसकी बात सुनकर गन्नू चुप हो गया। बंटी उससे लेकर एक कमरे में आया। कमरे में चारों तरफ कैंडल जल रही थी। मदहोश करने वाली भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो लोग जैसे ही कमरे के अंदर गए, वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का पहले से ही मौजूद थे। केक काटने के बाद सब लोग डांस करने लगे। बंटी ने गन्नू को कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही गन्नू बेहोश होकर गिर गया, और फिर जब उसे होश आया तो उसने खुद को बेड पर उसी लड़की की बाहों में पाया जिसे बंटी ने बुलाया था। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। बहुत हिम्मत करके उसने खुद को उठाया। जैसे ही वो बेड से उठा, उस लड़की ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो जानू? अभी तो रात के 11 बजे हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। 11 बज गए? पर मुझे तो 9 बजे से पहले ही घर पहुंचना था। मैं यहाँ कैसे आया? ये सब क्या है? बंटी कहाँ है? और मेरे कपड़े, मेरा फोन? उस लड़की ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बड़े भोले बन रहे हो। तुमने ही तो भेजा था बंटी को यहाँ से। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो और मेरे साथ आज की रात। तभी उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए गन्नू ने कहा, वे कुछ शर्मरम है या नहीं? कितनी गिरी हुई हो तुम। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, जिसमें तुम तो बंटी की बहन हो। बंटी की बहन मतलब मेरी बहन, और तुम मेरे साथ। छी! उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसके गाल पर गन्नू की उंगलियां छप गई थी। वो अपना गाल पकड़कर फटी आंखों से गन्नू को देख रही थी। गन्नू ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरे कपड़े और फोन ला कर दो, और सच सच बताओ ये सब क्या है, वरना आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। गन्नू का गुस्सा देखकर वो लड़की कांप गई। उसने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो किया तुम्हारे दोस्त बंटी ने किया है। उसी ने मुझे तुम्हारा फोटो दिखाकर ये सब करने को कहा था। इसके बदले उसने मुझे पैसे भी दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि तुमने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता है। मगर अब तुम्हारी बातों से लग रहा है वो झूठ बोल रहा था। तुम्हारे कपड़े तो मैं ये यहाँ हैं, मगर फोन तो बंटी ले गया। उसने तुम्हारे फोन से तुम्हारे घर पर मैसेज किया था। गन्नू ने पूछा, क्या लिखा था उसने? लड़की ने कहा, उसने लिखा था कि तुम्हारे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, तो थोड़ी बहुत देर में तुम्हारा फ़ोन बंद हो सकता है और तुम थोड़ा लेट हो जाओगे। गन्नू गुस्से से दिल मिला रहा था। छोड़ूंगा नहीं उसे मैंने उस पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास किया और उसने मेरे साथ इतना गलत काम किया। लड़की ने कहा, उसने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। वो देखो तुम्हारा गिलास। तुम चाहो तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगी। गन्नू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए पूछा, क्या सच में तुम ऐसा करोगी या फिर? तभी कमरे का दरवाजा खुला और बंटी अंदर आया। उसने उस लड़के से कहा, अरे वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़ी सती सावित्री बन रही हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। लड़की असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो बंटी कह रहा है वो करे या फिर गन्नू का साथ दे। उसने सोचा, अगर वो गन्नू का साथ देती है तो बंटी उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा।
कौन बीमार माँ का इलाज कराएगा? छोटे भाई बहनों को कौन पढ़ाएगा? पापा के बाद उसने अपनी आत्मा को मारकर हालात से समझौता करके बार में डांसर का काम किया। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने खुद को बेच तक डाला। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंखों में आंसू लिए बहुत लाचारी से गन्नू को देखने लगी। गन्नू समझ गया कि ये लड़की बहुत मजबूर है, ये मेरा साथ कभी नहीं दे सकती। उसने बंटी से कहा, मैंने तुम्हारी कौन सी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसका बदला तुम इस लड़की के जरिए मुझसे लेना चाहते थे? तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर ये कौन सी बहन पैदा हो गई? तुम मुझे बदनाम करना चाहते थे? बोलो, जवाब दो, वरना। तभी बंटी ने कहा, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम मेरा? बदनाम तो तुम वैसे भी हो चुके हो। ये देखो, कल तक ये वीडियो सब लोग देख लेंगे। उसने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया जिसमें गन्नू एक लड़की के साथ दिख रहा था। उसमें सिर्फ गन्नू का चेहरा दिख रहा था, लड़की का नहीं। बहुत ही वाहियात वीडियो था। उसे देखते ही गन्नू के गुस्से का पार न रहा। उसने बंटी का गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब देखकर वो लड़की वहां से 9-2-11 हो गई। गन्नू ने बंटी का गला पकड़ लिया। उसके हाथ बंटी की गर्दन पर कसते जा रहे थे। वो उसका गला दबाते हुए चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने मेरे माँ बाप का सिर शर्म से झुका दिया। कितना गर्व था उन्हें मुझ पर, लेकिन आज कमीने तेरी वजह। तभी किसी ने उसके सिर पर पीछे से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि एक ही बार में गन्नू का सिर फट गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बंटी अपना गला पकड़कर खांसते हुए उठा। सामने खड़े आदमी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो बेटा? ये आदमी जिसने गन्नू के सिर पर वार किया था, ये राकेश था। बंटी ने कहा, थैंक यू पापा, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना तो आज आपके बेटे का रमनम सत्य ही कर देता ये। राकेश ने कहा, अरे हाँ, ऐसे कैसे कर देता? चल देखते हैं जिंदा है या मर गया। बंटी ने चेक करके कहा, अभी नब्ज चल रही है पापा। राकेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और बंटी से कहा, ये ले, जल्दी से इसके घाव पर लगा दे, खून बंद हो जाएगा। बंटी ने वैसा ही किया। दवा लगते ही खून वहीं के वहीं जम गया। फिर उन दोनों ने मिलकर पूरा कमरा साफ किया। पूरे कमरे में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। बड़ी चालाकी से उन लोगों ने गन्नू के कपड़े चेंज करके उसके खून से सने कपड़े अपने पास छुपा लिए और रात के अंधेरे में चुपचाप उसे उठाकर वहां से बाहर आ गए। बाहर आते समय जो एक आदमी उस होटल के गेट पर सो रहा था, आवाज सुनकर जाग गया। उसने पूछा, कौन है? तो बंटी ने कहा, अरे कुछ नहीं दादा, आप सो जाओ, ये मेरा दोस्त है। वो क्या है, वो लड़की के साथ आया था ना, तो थोड़ी ज्यादा लगा ली है, इसलिए होश में नहीं है। वो आदमी भी नींद में था और फिर इस होटल में ये तो रोज का ड्रामा था, इसीलिए उसने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और फिर से सो गया। वो दोनों गन्नू को लेकर बाहर आ गए और गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ चल दिए। इधर दरोगा सिंह और अनिका परेशान हो रहे थे, ये सोचकर कि गन्नू ने मैसेज किया कि वो लेट हो जाएगा, मगर अब तो रात के 2 बज रहे हैं। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ रह गया ये लड़का? अनिका ने कहा, आपने उसके फोन में लोकेशन देखी थी ना? आप कह रहे थे कि ये तो पास ही है, अब वहाँ जाकर पता करो ना। अब तो 2 बज रहे हैं, इतनी देर तक ये लोग पार्टी कर रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों, मगर मेरा बहुत जी घबरा रहा है, प्लीज आप जाकर देखिए ना। दरोगा सिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। दरोगा सिंह जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो पता चला कि वो एक छोटी सी कॉलोनी है और आज तो किसी का भी बर्थडे नहीं था, बल्कि बंटी नाम का भी कोई लड़का नहीं था वहाँ। दरोगा सिंह ने उस कॉलोनी के चौकीदार से पता किया। वो चौकीदार उस कॉलोनी में कई साल से काम कर रहा था। वो वहाँ रहने वाले हर शख्स को जानता था। उसने दरोगा सिंह को बताया कि यहाँ जितनी भी फैमिली रहती हैं, सभी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर जब भी किसी का बर्थडे होता है, सुबह मेरे पास मंदिर का प्रसाद जरूर आता है। यहाँ के सभी बच्चे मुझे काका बुलाते हैं। मुझ जैसे छोटे आदमी को भी सम्मान देते हैं बाबूजी। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं सभी को अच्छे से जानता हूँ। जरूर आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है।
उसकी बात सुनकर दरोगा सिंह के पसीने छूट गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला और घर आया। घर आकर उसने वहां की हुई सारी बातें अनिका को बताई। और उधर वो लोग गन्नू को लेकर जंगल के पास पहुंचे। वहां पर पहले से ही 3 आदमी मौजूद थे। बंटी ने उनसे पूछा, सब तैयार है? उन्होंने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। सबने मिलकर गन्नू को गाड़ी से निकाला। वो अभी भी बेहोश था। वहीं झाड़ियों के पास एक गहरा गड्ढा खोदा था। उन सब ने मिलकर गन्नू को एक मोटे कपड़े में बांधा और फिर उसे उस गड्ढे में डालकर जिंदा दफना दिया। बंटी ने उन तीनों को पैसे देकर कहा, अभी इस वक्त इस शहर से बहुत दूर चले जाओ और इस बारे में किसी से भी जिक्र मत करना, समझे? वरना तो तुम मुझे जानते ही हो। उन तीनों ने पैसे लिए और चले गए। इधर अनिका और दरोगा सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, आप हमें अपने बेटे का एक फोटो दे दीजिए। जैसे ही हमें कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिका ने कहा, सर वो बेटा है हमारा, कोई वस्तु नहीं है। जो आप ऐसे लापरवाही से बोल रहे हैं कि कोई जानकारी मिलेगी तो बता देंगे। मैं नहीं जानती, आप मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक आप मेरे बेटे को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी आपके थाने के बाहर। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मैम, हम आपका दुख, आपकी परेशानी समझ रहे हैं, पर आप भी तो हमारी मजबूरी समझिए। हमारे पास आपके काम के अलावा और भी बहुत काम है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप घर जाइए। दरोगा सिंह ने अनिका को समझाया, अनिका, इंस्पेक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अभी घर चलते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी सही सलामत घर लौट कर आ जाए। मगर समय बीतता जा रहा था और गन्नू की कोई खबर नहीं मिली थी। गन्नू के दोस्तों को भी पता नहीं था बंटी के बारे में। दरोगा सिंह के पूछने पर उन्होंने कहा, हाँ अंकल, एक बार गन्नू ने हमें उसके नए दोस्त के बारे में बताया था। उसने कहा था कि कोई एक लड़का उसका दोस्त बना है, वो उसके घर के पास ही रहता है, बहुत अच्छा है वो। लेकिन अंकल, जब हमने गन्नू से कहा कि हमें भी मिलवाओ उससे, तो उसने कहा कि उसका वो दोस्त बहुत शर्मीला है, ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। दरोगा सिंह रोज एक उम्मीद के साथ थाने जाता कि शायद आज उसके बेटे का कुछ पता चल सके, मगर उसे वहां से मायूस होकर लौटना पड़ता। अब पुलिस वालों से ज्यादा भी तो नहीं कह सकता था, क्योंकि एक दो बार उसने कहने की कोशिश भी की थी तो पुलिस वालों ने उसको ही हड़का दिया था। उन लोगों ने उससे कहा, हमें और भी बहुत काम करने होते हैं, एक तुम्हारे काम के लिए ही हम यहाँ नहीं बैठे। पहले तो खुद से बच्चे संभाले नहीं जाते और हमें परेशान करने आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जवान खून है, भाग गया हो किसी लड़की को लेके। उन लोगों की बातों से दरोगा सिंह को बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुप रहने के सिवा कुछ न कर सका, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अभी तो मदद कर सकते हैं। अगर मैंने जरा सा भी कुछ कहा तो ये लोग मदद तो करेंगे नहीं, ऊपर से उल्टा सीधा और कोई इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगे। इस घटना को पूरे 5 महीने बीत गए, मगर पुलिस गन्नू का कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। दरोगा सिंह और अनिका की हर सुबह एक उम्मीद के साथ होती, मगर शाम ढलने के साथ वो उम्मीद भी टूट जाती। उधर राकेश के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। बंटी पागल सा हो गया था। राकेश के परिवार को किसी अनजान शक्ति ने अपनी गिरफ्त में कर लिया था। राकेश और उसका बेटा बंटी, इन दोनों ने मिलकर ही तो गन्नू को मारा था। वो दोनों जिस दिन गन्नू को जिंदा ही जमीन में दफन करके आए, उसके 1 महीने बाद से ही उनके परिवार पर काला साया मंडराने लगा था और शुरुआत हुई थी खाने से। उस दिन राकेश और बंटी आपस में बातें कर रहे थे। बंटी ने कहा, देखा पापा आपने, मैंने आपकी बेइज्जती का बदला कितनी बढ़िया तरीके से लिया। अब आपका वो दोस्त जिंदगी पर खून के आंसू रोएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसके तो फरिश्ते भी पता नहीं लगा पाएंगे उसके प्यारे बेटे का। बेचारा गन्नू अपने दोस्त की पार्टी से गायब हो गया। दोनों बाप बेटे ठहाका लगाकर हंसने लगे। राकेश ने कहा, चलो आज कुछ बढ़िया सा बनवाते हैं, बोलो क्या खाओगे?
उन लोगों ने घर पर फोन करके कहा, आज दोपहर में खाने में खीर पूरी कचौरी और 2-3 सब्जी भी बना लेना। खाना एकदम बढ़िया सा बनना चाहिए। राकेश की पत्नी सुनेहा ने पूछा, क्या कोई आने वाला है जी? तो राकेश ने कहा, हाँ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। बंटी ने प्रश्न भरी निगाहों से राकेश को देखा तो राकेश ने कहा, अरे बेटा, उस दिन तो तेरी बर्थडे पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाया, तो सोचा आज अपने दोस्तों को घर बुलाकर एक छोटी सी पार्टी ही कर लूं। तू भी बुला ले अपने दोस्तों को। और सुन, घर जाते समय एक बोतल लेते जाना, समझ गया ना? समझ गया पापा, बंटी ने खुश होकर कहा। दोपहर को सभी लोग खाना खाने बैठे। खाने की टेबल बहुत अच्छे से सजी हुई थी। सारा खाना डंगों में ढका रखा था। राकेश जब भी घर पर अपने दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी करता तो घर की किसी भी औरत को वहां आने की इजाजत नहीं होती थी। वो लोग खुद ही खाना सर्व करते थे। बंटी और राकेश ने जैसे ही डंगों से ढक्कन हटाया, बदबू की वजह से उन सबका बुरा हाल हो गया। उन सभी डोंगों में खाने की जगह लैट्रिन भरी थी। बदबू की वजह से कुछ लोगों को उल्टी तक हो गई। राकेश ने सबसे माफी मांगकर सबको वापस भेज दिया। उसके बाद उसने गुस्से में भरकर सुनेहा को बुलाया। सुनेहा के आते ही वो उस पर बरस पड़ा। सुनेहा को समझ नहीं आया कि वो क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। राकेश ने कहा, ये क्या बनाया है तुम लोगों ने? ये नीच हरकत किसकी है? सच सच बताओ, वरना आज तुम्हारी और तुम्हारी लाडली बहू की खैर नहीं। सुनेहा को वहाँ उल्टी की बदबू आ रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। उसकी नजर खाने की टेबल के पास पड़ी उल्टी पर पड़ी। तभी राकेश ने उसके गाल पर चांटा मारते हुए कहा, जाहिल औरत, मैंने कितने प्यार से तुझसे पूछा, ये हरकत किसकी है? मेरी बात का जवाब देने के बजाय इधर उधर क्या ताक रही है? सुनेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप किस हरकत की बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बंटी ने कहा, मम्मी, लगता है आपकी नाक खराब हो गई, आपको बदबू नहीं आ रही? सुनेहा ने कहा, यहाँ पर कोई उल्टी कर गया है तो बदबू तो आएगी ना, इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? बंटी ने कहा, आपको टेबल के नीचे की गंदगी तो बहुत जल्दी नजर आ गई, टेबल के ऊपर भी नजर डालो जरा। सुनेहा ने टेबल पर रखे डब्बों को देखा। उसने कहा, क्या देखूं, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, किसी ने भी नहीं खाया। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने और मनु ने। मनु बंटी के पत्नी का नाम था। सुनेहा की बात सुनकर राकेश को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सुनेहा का हाथ पकड़ा और खींचकर चेयर पर बैठाते हुए कहा, ये लो प्लेट और इस टेस्टी खाने को अभी खाओ मेरे सामने। तभी बंटी बोला, रुको पापा, मम्मी अकेले ही क्यों खाएंगी? मनु भी तो खाएंगी ना इनके साथ में। उसने मन्नू को बुलाकर सुनेहा के पास बैठा दिया और बोला, अब खाओ इसे। सुनेहा और मन्नू ने अपनी अपनी प्लेटों में खाना लगाया और खाने लगी। आज का खाना बहुत टेस्टी बना था। ऊपर से उन दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो चटकारे ले लेकर खाना खाने लगी। राकेश और बंटी उन दोनों को खाना खाते देख ऐसा बुरा सा मुंह बनाने लगे जैसे कि वो दोनों अभी उल्टी कर देंगे। बंटी ने पूछा, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये लैट्रिन खाई जा रही हो? अब गुस्सा करने की बारी सुनेहा की थी। उसने बंटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, तुम लोग दारू के नशे में इतने धुत हो गए हो, तुम्हें ये खाना लैट्रिन नजर आ रहा है? तभी उसने एक प्लेट में खाना लगाकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये ले और बाहर जाकर किसी से भी पूछ कर आ कि ये क्या है। बंटी सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक उन दोनों ने एक बूंद भी नहीं पी थी दारू की। दारू का प्रोग्राम तो खाने के बाद का डिसाइड हुआ था। अब राकेश भी सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बंटी को बाहर जाकर पूछने का इशारा किया। बंटी को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा। थोड़ी सी ही दूर जाने पर उसे एक भिखारी नजर आया। उसने डरते डरते वो प्लेट उस भिखारी को दे दी। प्लेट में रखे खाने को देखकर वो भिखारी बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। बंटी वापस घर आ गया। घर आकर उसने कहा, पापा, वो खाना मैंने एक भिखारी को खिला दिया, उसे वो खाना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर हमें यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा पापा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी सुनेहा ने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो, आज के बाद कभी मत कहना मुझसे या मनु से अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने के लिए।
हे भगवान, अब क्या करूँगी इतने सारे खाने का। ले जाओ इस खाने को भी और खिलाओ किसी भिखारी को। और हाँ, ये गंदगी जो तुम लोगों के दोस्त कर कर गए हैं उसे भी साफ कर देना। राकेश और बंटी अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। इसके कुछ दिन बाद राकेश बाइक से कहीं जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसकी बाइक पर पीछे कोई बैठ गया है और उसे कमर से पकड़ लिया है। बाइक स्पीड में थी, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पाया और बाइक सहित गहरे नाले में गिर पड़ा। वो तो गनीमत ये रही कि किसी ने उसे गिरते हुए देख लिया, तो उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी ने मिलकर उसे वहां से बाहर निकाला। राकेश की हालत बहुत खराब हो गई थी। कई दिन तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और बंटी के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा था। उसे लगता था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। अब तो घर में हर रोज कोई न कोई घटना घटने लगी थी। कभी सारा खाना सड़ जाता, तो कभी पानी के बर्तनों में पानी की जगह खून भरा होता। एक दिन राकेश को बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराने थे, इसलिए वो गड्डी लाकर उसने एक अलमारी में रखी। उस अलमारी में पहले से और भी गहने और रुपए रखे हुए थे। राकेश ने अलमारी को अच्छी तरह से बंद किया। ताला लगाकर वो किसी काम से बाहर चला गया। सुनेहा और मन्नू किचन में काम कर रहे थे। अचानक मन्नू को जलने की बदबू आई, तो उसने सुनेहा से कहा, मम्मी जी, क्या आपको भी कुछ जलने की बदबू सी आ रही है? सुनेहा ने ध्यान दिया तो उसे भी कुछ जलने जैसा महसूस हुआ। वो दोनों किचन से बाहर आई तो देखा सामने वाले कमरे से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। वो दोनों भागकर अंदर गईं। उन्होंने देखा धुआं उसी अलमारी से निकल रहा था जिसमें उनके कैश और ज्वेलरी रखी थी। मनु ने घबराते हुए कहा, मम्मी जी जल्दी से ताला खोलिए, पता नहीं इसमें कैसे आग लग गई। मगर सुनेहा कैसे ताला खोलती? चाबी तो राकेश अपने साथ लेकर गया था। सुनेहा ने जल्दी से राकेश को फोन करके सब कुछ बता दिया। वो अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से घर आया। अलमारी खोलते ही उसके होश उड़ गए। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अलमारी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। अब सवाल ये था कि उस अलमारी में आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि वहां पर कोई स्विच बोर्ड भी नहीं था जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बहुत सोचने पर भी राकेश को याद नहीं आ रहा था। उसने अलमारी बंद करते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी, मगर उसे समझ नहीं आया। बस वो अपना सिर पीट कर रह गया। एक दिन तो हद ही हो गई। बंटी को बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो राकेश ने उसे बोला कि मसाज पार्लर जाकर मसाज ले ले तो ठीक हो जाएगा। मगर बंटी ने ये बोलकर उसे मना कर दिया कि वो घर पर ही मसाज चेयर पर बैठकर मसाज ले लेगा। उसने चेयर पर बैठकर टाइम सेट किया और आंखें बंद करके आराम से बैठ गया। मगर 5 मिनट बाद ही उसे ऐसा लगा जैसे चेयर के एयरबैग्स उसके हाथ पैरों को तोड़ डालेंगे। हर मिनट पर एयरबैग्स का दबाव उसके शरीर पर बढ़ता जा रहा था। वो दर्द से चीखना चाह रहा था, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दर्द से उसकी आंखें फटी जा रही थी, दिमाग की नसें फटने ही वाली थीं। तभी राकेश कमरे में आया और उसने बंटी की ऐसी हालत देखी। उसने फटाफट से प्लग निकाला और बंटी को वहां से हटाया। बंटी का शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया था। उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। राकेश ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ दिन बाद बंटी को थोड़ा सा आराम मिला तो वो उठने बैठने लगा। घर में पड़े पड़े बंटी बोर हो रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। चलते चलते वो उसी होटल के पास पहुँच गया जिसमें वो गन्नू को लेकर गया था। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसे पुकारा है। ये आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। यही सोचकर उसने अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। ये आवाज और बोलने का अंदाज तो गन्नू का है, मगर उसे तो मैंने अपने हाथों से नहीं, ये असंभव है। मुझे लगता है इधर आकर उसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
घर जाकर मुझे आराम करना चाहिए। वो खुद से बातें करता हुआ घर की तरफ मुड़ा, मगर वो जैसे ही मुड़ा उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो आवाज़ एकदम उसके पास से आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो वहाँ से डरकर भागने लगा, मगर वो आवाज़ लगातार उसका पीछा कर रही थी। बंटी भाई, बंटी भाई, रुको बंटी भाई, बंटी भाई रुको, बंटी भाई, मुझे अपने साथ ले चलो, बंटी भाई रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। डर से बंटी का बहुत बुरा हाल था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। भागते भागते वो कई बार सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसे बहुत चोट आई। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचा। उस समय राकेश घर पर ही था। राकेश को देखकर वो उससे कसकर चिपक गया। पापा, पापा मुझे बचाओ, बचाओ पापा, पापा वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, पापा, पापा मुझे बचा लो। बंटी पसीने से तरबतर हो गया। वो डर से थर-थर कांप रहा था। राकेश ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे क्या हुआ बंटी बेटा, कौन पड़ा है तेरे पीछे? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बेटे को डरा धमका रहा है? तू बता मुझे कौन है वो, अभी जाकर उसके होश ठिकाने। राकेश उससे सवाल कर रहा था, मगर बंटी अभी उसकी किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। वो पसीने से भीगा हुआ आंखें फाड़कर दरवाजे को ऐसे घूरे जा रहा था जैसे वहां से कोई आकर उसे पकड़कर ले जाने वाला हो। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके बेटे को अचानक से क्या हो गया। जो बंटी सबको अपने जूते की नोक पर रखता था, वही बंटी आज भीगी बिल्ली की तरह डरकर क्यों घबरा रहा है। करीब 1 घंटे तक राकेश उसे समझाता रहा। जब थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ तो राकेश ने उससे फिर से पूछा कि वो किससे डरकर भाग रहा था। इस शहर में कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने उसे इतना डरा दिया? बंटी ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया। उसने हकलाते हुए कहा, पापा वो गन्नू, गन्नू पापा। गन्नू? कौन गन्नू? तू किस गन्नू की बात कर रहा है? राकेश ने पूछा तो बंटी ने कहा, पापा एक ही गन्नू था जिससे मैंने आपसे मिलवाया था, वही गन्नू पापा। उन दोनों की बातें सुनकर सुनेहा को कुछ शक सा हुआ तो उसने राकेश से पूछा, ये गन्नू कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ा है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़रूर तुम बाप बेटों ने मिलकर उससे बहुत परेशान कर दिया होगा, इसीलिए वो इसके पीछे पड़ा है। कितनी बार समझाया है, हद से ज़्यादा किसी को डराओगे तो एक न एक दिन उसका डर खत्म हो जाएगा और वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आखिर जिसका डर था वही हुआ ना, और करो अपनी मनमानी। इस समय राकेश का दिमाग बंटी की वजह से पहले से ही खराब था। अब सोनेहा की बातें उसका और ज्यादा दिमाग खराब कर रही थी। उसने गुस्से में उबलते हुए सुनेहा से कहा, यहाँ मेरे सामने बैठकर अपने ज्ञान का प्रचार मत करो। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत किचन में तुम्हारी बहू को है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपना काम करो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। सुनेहा ने अफसोस के साथ एक गहरी सांस ली और चली गई। उसके वहां से जाते ही राकेश ने बंटी से पूछा, बंटी बेटा अब मुझे सारी बात बताओ, तुमने गन्नू को कहाँ देखा? बंटी ने सब कुछ राकेश को बता दिया। उसकी बात सुनकर राकेश सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे मैंने खुद अपने हाथों से उस गड्ढे में डाला, अपनी आंखों के सामने उसे दफन करवाया, वो जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो जिंदा होता तो एक बार तो अपने घर जरूर जाता। शायद बंटी को ही कोई गलतफहमी हुई है। यही सब सोचकर उसने बंटी को समझाया, बेटा मेरी बात मान, अब कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम कर। मुझे लगता है तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। बंटी ने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैंने अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी थी। वो मेरा नाम लेकर मुझे अपने पास बुला रहा था। ऐसा लग रहा था पापा जैसे वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। तभी अचानक बात करते करते बंटी की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। उसका गला सूख गया। पसीने से तरबतर फटी आंखों से वो दरवाजे की तरफ देखकर कुछ बोलना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। उसका बदन कांपने लगा। राकेश ने उसके दोनों कंधे पकड़कर झिझोरते उससे कहा,
बंटी, होश में हो बंटी। हो क्या गया है तुम्हें? कौन है वहाँ? तुम किससे डर रहे हो? बंटी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, गन, और फिर वो बेहोश हो गया। बंटी की ऐसी हालत ने राकेश को परेशान कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे को अचानक ये क्या हो गया। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी लग गई है। अब कहाँ ले जाऊं, किसे दिखाऊं? अब परेशानी ये भी थी कि वो अगर बंटी के बारे में किसी से बात करता है या डॉक्टर को भी दिखाता है तो बंटी का कुछ भी पता नहीं। ऐसी हालत में कहीं वो सब कुछ उगल ना दे। अगर बंटी ने सब कुछ बता दिया तो उसके सारे गुनाह सबके सामने आ जाएंगे। यही सब सोचकर उसने बंटी को वहीं चादर उड़ाकर लिटा दिया और खुद पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर के पास गया। वहां जाकर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे आपके पास दवा दिलाने लेकर ही आ रहा था, पर वो अचानक से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, बेहोश हो गया? वैसे क्या तबीयत खराब है उसकी? राकेश ने कहा, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल मना करते करते उसने व्रत रख लिया, पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। आज सुबह से उसे चक्कर सा आ रहा था। मैंने सोचा आपके पास ले आऊं और आपको दिखा दूं, मगर जैसे ही घर से बाहर निकला अचानक से एक बहुत मोटा बंदर उस पर झपट पड़ा। हालांकि मैंने उसे भगा दिया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बंदर से बहुत डरता है। इतना बड़ा हो गया मगर अभी तक बंदर को देखकर डर जाता है। वो बंदर जैसे ही मेरे बेटे के ऊपर कूदा, डर के मारे मेरा बेटा बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये एक इंजेक्शन है, अभी लगवा देना, और ये कुछ दवाइयाँ हैं, टाइम से दे देना। बंटी को रात तक होश नहीं आया था। राकेश उसके पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे बंटी अचानक उठकर बैठ गया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ घंटे पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बंटी ने राकेश से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना मंगाओ। राकेश हैरान होकर उसे देखने लगा तो बंटी ने चीख कर कहा, तुमने सुना नहीं? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। कल से मैंने कुछ नहीं खाया पिया। बंटी की आवाज से राकेश जैसे नींद से जागा। उसने हड़बड़ाते हुए सुनेहा को पुकारा, सुनेहा, जल्दी से बंटी के लिए खाना लेकर आओ। राकेश की आवाज सुनकर सुनेहा और मन्नू भागते हुए वहां आई। दोनों को खाली हाथ आया देख बंटी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो लगभग चीखते हुए बोला, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? जब तुम दोनों खाली हाथ मुझे देखने चली आई, मैं कब से भूखा हूँ, कोई मुझे खाना लाकर क्यों नहीं दे रहा? उन तीनों को ही उसका ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। सुनेहा ने मन्नू को बंटी के लिए खाना लेकर आने का इशारा किया। मन्नू एक प्लेट में खाना लगाकर ले आई। खाना देखते ही बंटी उस खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे वो न जाने कितने महीनों से भूखा है। पलक झपकते ही प्लेट का पूरा खाना साफ हो गया, मगर अभी उसका पेट खाली था। धीरे धीरे करके वो इतना खाना खा गया, सुनेहा के किचन का आटा खत्म हो गया। मन्नू खाना बनाते बनाते बुरी तरह से थक गई, मगर बंटी का पेट अभी भी नहीं भरा था। वो और खाना मांग रहा था। उसके गले से गुर्र गुर्र की अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी जो सुनने में बहुत डरावनी लग रही थी। बंटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयानक राक्षस उनके सामने आकर बैठ गया हो। मन्नू ने कहा, अब घर में आटा ही नहीं बचा, कहाँ से बनाऊं? राकेश और सुनेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज उनका बेटा क्या से क्या हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई भी आम इंसान एक बार में इतना खाना कैसे खा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान एक बार में इतना खाना, तो फिर इसे क्या हो गया? इसके अंदर कौन सा भूत घुस गया? सुनेहा ने राकेश से कहा, सुनो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इसे क्या हो गया? जरूर इस पर किसी ने कोई जादू टोना किया है, वरना ये इतना खाना कभी नहीं खाता। और इसका चेहरा तो देखो, कितना अजीब सा डरावना लग रहा है। राकेश सुनेहा की बात का क्या जवाब देता, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। हाँ, मगर वो इतना तो समझ रहा था कि इस सबसे पहले बंटी गन्नू का नाम ले रहा था। कहीं गन्नू की आत्मा तो परेशान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मगर शायद हो भी सकता है। कैसे पता करूं? मनु और सुनेहा को तो गन्नू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ तक गन्नू के बाप को आज तक पता नहीं चला कि उसका बेटा कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो बंटी की वजह से जमीन में गड़ा राज बाहर आ जाए। टेंशन से राकेश का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी कनपटी से पसीना बह रहा था। इधर बंटी ने घर में तांडव मचा दिया था। वो फ्रिज में रखी कच्ची सब्जियां निकाल निकाल कर खाने लगा। किचन में जाकर डिब्बों में रखा साबुत अनाज चबाने लगा। उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया। मनु ने सोनेहा से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है, लगता है पागल हो गए हैं। ऐसे तो ये खुद को ही नुकसान पहुंचा देंगे। आप बाबूजी से कहकर इन्हें पागल खाने भिजवा दीजिए। पागल खाना? पागल खाने का नाम सुनते ही सुनेहा का दिल कांप गया। वो अपने जिगर के टुकड़े को पागल खाने कैसे भेज सकती है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई बंटी के पास चली गई और उसे देखने लगी। बंटी की नज़र उससे मिली तो उसने धीरे से कहा, बेटा। बेटा शब्द सुनते ही बंटी पर जैसे जादू सा हो गया। वो एकदम शांत हो गया और सुनेहा के पास आकर बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे माँ के पास जाना है। सुनेहा सोचने लगी, ये मुझसे ही बातें कर रहा है तो मेरे अलावा और कौन सी माँ की बात कर रहा है ये? फिर भी उसने बड़े प्यार से बंटी के सिर पर अपना हाथ फैलाकर कहा, आजा बेटा, मेरे पास आ, मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो जा। सुनेहा की बात सुनकर बंटी की आंखें भर आईं और वो सुनेहा की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। सुबह जब वो उठा तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मनु ने सब पूछा, कल रात को आपको क्या हो गया था? तो उसने कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो कल आराम से सोया था। हम सबकी नींद हराम करके आप आराम से सो रहे थे। खैर छोड़िए, मुझे बताइए खाने में क्या बनवाना है? मन्नू के पूछने पर बंटी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने न जाने कितना सारा खाना खा लिया है। अब तो एक आधा इंच भी जगह नहीं है मेरे पेट में। जगह नहीं है? कहाँ से होगी जगह? पूरे हफ्ते का राशन जो डकार कर बैठे हो। बंटी की बात पर मनु धीरे से बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मगर मनु के ये शब्द उसने सुन लिए। वो तुरंत राकेश के पास गया। उसने राकेश से कहा, पापा कल रात को कुछ हुआ था क्या? घर में सब लोग मेरे साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अभी अभी मनु कुछ बड़बड़ा रही थी कि मैंने अकेले पूरे हफ्ते का राशन खा लिया। क्या हुआ पापा, सच सच बताइए, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ पापा बताइए, कल रात को क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। राकेश ने कहा, बताता हूँ। फिर उसने कल रात को जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। बंटी ने पूछा, पापा अब क्या होगा? इस मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राकेश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, और हाँ, अब तू घर से बाहर मत जाना, घर पर ही रहकर आराम कर। ठीक है पापा। इतना बोलकर बंटी वहां से उठकर बाहर आ गया। दोपहर का समय था। वो चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे हजारों चींटियां उसके बदन पर चढ़कर उसे काट रही हैं। उसने अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए और जोर जोर से चीखने लगा। शोर सुनकर सब लोग वहां आ गए। राकेश ने पूछा, अरे क्या हुआ तुझे? अभी तो अच्छा खासा बैठा था। राकेश की बात सुनकर वो बोला, आपको दिख नहीं रहा मेरे ऊपर कितनी सारी चींटियां चढ़ गई हैं? हटाओ इन्हें, बहुत बुरी तरह से काट रही है मुझे, हटाओ इन्हें जल्दी। राकेश ने कहा, कहाँ है चींटी? एक भी चींटी नहीं है, जाओ जाकर नहा लो, ठीक हो जाएगा। राकेश की बात सुनकर वो बाथरूम की तरफ भागा। उसने जैसे ही शावर खोला वो फिर से चीखने लगा, कौन कौन? और चीखते हुए बाहर आ गया। राकेश ने उसे संभालकर बैठाया। अब उसे पक्की तरह से यकीन हो गया कि उसके किए गुनाह उसके सामने आ रहे हैं। मनु और सुनेहा को लग रहा था बंटी पागल हो गया है, मगर हकीकत क्या थी ये राकेश और खुद बंटी दोनों को ही पता थी। मगर वो दोनों किसी से कहते भी तो क्या, दोनों ही बेबस थे। बंटी के साथ हर रोज कुछ न कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही थी। बंटी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। राकेश ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
अब राकेश ने ठान लिया, बहुत हो चुका, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया में कोई तो होगा जो मेरे बेटे का इलाज कर सके, उस आत्मा से मेरे बेटे की रक्षा कर सके। कम से कम मेरा बेटा तो बच जाएगा। यही सब सोचकर वो जी जान से जुट गया और आखिरकार उसे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जो उसकी मदद कर सकता था। राकेश को किसी से पता चला, शहर से कुछ दूर शांत जगह पर एक आश्रम है, रामेष्ट, जहाँ पर हर शनिवार को उस आश्रम के गुरुजी का दरबार लगता है। कहते हैं उन गुरुजी पर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हनुमान जी का ध्यान करके वो जिसके ऊपर भी हाथ रख देते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राकेश ने भी अपना मन बना लिया था बंटी को उन गुरुजी के पास ले जाने का। सही समय देखकर बिना किसी को बताए वो बंटी को चुपचाप वहां ले गया। यहाँ तक कि उसने बंटी को भी जाहिर नहीं होने दिया। दोपहर 12 बजे से पहले वो लोग आश्रम पहुंच चुके थे। राकेश बंटी को 12 बजे से पहले इसीलिए लेकर आया था क्योंकि 12 बजते ही बंटी बंटी नहीं रहता था। आश्रम पहुंचकर राकेश ने अपनी अर्जी एक पर्ची पर लिखकर दे दी। एक बड़े से हॉल में जहां पर कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे, वो दोनों वहीं जाकर बैठ गए। पूरे हॉल में हनुमान जी की तस्वीर लगी थी और हनुमान जी के भजन चल रहे थे। मन को शांत करने वाली धूप की सुगंध आ रही थी। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था वहाँ का। उन दोनों को बैठे बैठे 2 घंटे हो गए। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। बंटी ने पूछा, पापा हम लोग किससे मिलने आए हैं यहाँ? राकेश ने कहा, सब्र रख, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तू ये देख 2:30 बजने वाले हैं, मगर आज तो बिल्कुल ठीक है। ये इस आश्रम का ही कमाल है, वरना 12 बजते ही तू अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने सभी लोगों से कहा, कृपया आप सभी लोग शांति बनाए रखें, कोई भी आवाज ना करे। महाराज जी आने वाले हैं, वो जिसे भी बुलाएं बस वही आगे आए, बाकी सब अपने अपने स्थान पर शांति से बैठे रहें। धन्यवाद। 5 मिनट बाद एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति वहाँ आए। सफेद कुर्ता धोती और हाथ में एक थैली थी जिसमें उनके जाप की माला रखी थी। वो माला जप कर रहे थे। चेहरे पर गजब का तेज था। वो वहाँ आकर एक विशेष गद्दी पर बैठ गए। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखा। तभी उनकी नज़र बंटी पर जाकर रुक गई। थोड़ी देर तक वो लगातार उसे देखते रहे। फिर उन्होंने बंटी को अपने पास आने का इशारा किया। महाराज जी के सामने जाने में बंटी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे वहां जाने से रोक रहा है। तभी राकेश ने बंटी को पकड़कर महाराज जी के सामने ले जाकर बैठा दिया। खुद भी वही उसके पास ही बैठ गया। उसे लगा कि महाराज जी बंटी से कुछ सवाल करेंगे, मगर महाराज जी ने सीधा उससे ही सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ही पाप कर्मों की सजा ये भुगत रहा है। तुम खुद तो गलत रास्ते पर चल ही रहे थे, तुमने इसे भी अपने साथ ले लिया। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो कर्म किया है ये उसी का परिणाम है, अब भुगतो। राकेश उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, महाराज जी मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जगह मुझे सजा दे दो। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे की रक्षा करो। तभी महाराज जी ने कहा, वो भी तो किसी का बेटा था। महाराज जी की बात सुनकर राकेश की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी जुबान पर तो जैसे ताला पड़ गया। तभी महाराज जी ने कुछ मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे एक हवा का झोंका अंदर आया। इसके साथ ही बंटी की हालत बिगड़ने लगी। वो अपने हाथों से खुद को ही मारने लगा। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। महाराज जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा बेटा, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तुझे न्याय जरूर मिलेगा। इस समय बंटी की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। महाराज जी की बात सुनकर उसने कहा, आपने अभी मुझे बेटा बोला ना, तो मुझे जवाब दो। अगर इसने आपके निर्दोष बेटे का खून कर दिया होता तो आप क्या करते? आप इसे माफ कर देते? अपने माता पिता का मैं एक अकेला ही सहारा था, उसे भी इन लोगों ने छीन लिया।
अरे उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो बेचारे दरवाजे पर आंखें गड़ाए मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो रो रो कर उनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। मैं हर रोज बेबस से उन्हें देखता रहता हूँ, मगर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास होते हुए भी मैं उनसे बहुत दूर हूँ। आप मुझे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो बताइए क्या करेंगे आप? मेरे माता पिता का दुख दूर कर सकते हैं, वापस जिंदा कर सकते हैं मुझे? गन्नू के सवालों का जवाब महाराज जी के पास नहीं था। वो सिर झुकाए बैठे थे। वहाँ पर बैठे लोग महाराज जी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। इतने सालों में आज उनके दरबार में ये एक ऐसा पहला मौका था जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। वो सोच रहे थे गन्नू को शांत करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा होती तो वो हर प्रकार से बलपूर्वक उसे काबू में कर लेते, मगर गन्नू की आत्मा तो गंगा जल की तरह पवित्र थी। उन्होंने उससे ही पूछा, तुम ही बताओ क्या चाहते हो? गन्नू ने कहा, मुझसे मेरे माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। अभी तक तो वो दोनों इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि एक ना एक दिन उनका बेटा लौटकर जरूर आएगा। मगर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, तो वो दोनों ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वो। मेरे माता पिता को उनका बेटा वापस दिला दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गन्नू की बात सुनकर महाराज जी ने कहा, ये असंभव है। कोई भी मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा कैसे हो सकता है? गन्नू ने कहा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको न्याय करना है तो कीजिए, वरना मैं जिंदगी भर इसको नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली और गन्नू से कहा, हम कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे। वो एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने सालों से न कुछ खाया है, न पिया है, न ही किसी प्राणी को स्पर्श किया है। वो एक गुफा में हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। अपने ध्यान के द्वारा मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इस काम में मुझे कुछ समय लगेगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और मुझसे वादा करो, जब तक मैं ध्यान में बैठूं तब तक तुम इसे परेशान नहीं करोगे। गन्नू ने कहा, ठीक है, नहीं करूंगा, मगर मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इन बाप बेटों पर मेरी नजर रहेगी हमेशा। महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, अब ये कुछ नहीं करेंगे। इतना बोलकर अचानक से उन्होंने वहां भीड़ में बैठे एक आदमी को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वह व्यक्ति पसीना पसीना हो गया और हाथ जोड़कर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस बात को पूरे 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद दोबारा दरबार लगा। महाराज जी ने बंटी और राकेश को बुलाकर कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम दोनों आश्रम पर आ जाना और कैसे भी करके गन्नू का कोई भी एक पहना हुआ कपड़ा ले आना। इतना सुनते ही राकेश घबरा गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके कपड़े हम कहाँ से लाएंगे, और वो भी पहने हुए? महाराज जी ने कहा, कोई भी एक कपड़ा मिल जाए, काम हो जाएगा। कोशिश करो, मिल जाएगा। राकेश ने कहा, पर महाराज जी। तभी महाराज जी ने कहा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में जाना। वहाँ पर तुम्हें एक दर्जी की दुकान मिलेगी। उस दुकान पर गन्नू की एक पैंट पड़ी है, गहरे भूरे रंग की। गन्नू उसे सही कराने डालकर आया था। राकेश ने थोड़े संशय में सवाल किया, लेकिन महाराज जी, वो हमें उसकी पैंट क्यों देने लगा? वो तो हमें जानता भी नहीं। राकेश की बात पर महाराज जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, गन्नू खुद जाएगा तुम्हारे साथ। मतलब? राकेश ने डर से घबराते हुए पूछा। तभी महाराज जी ने बंटी के हाथ में कुछ लिखकर एक पर्ची दी और कहा, ये पर्ची अपनी दाहिनी जेब में रखे रहना। ध्यान रहे, ये जरा भी इधर उधर न होने पाए। अब जल्दी जाओ और कल समय पर आ जाना। हालांकि उन दोनों का मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन मजबूरी थी। उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। इसीलिए बिना समय गंवाए वो दोनों चले गए। महाराज जी की दी हुई पर्ची जेब में रखते ही बंटी का शरीर फिर से भारी होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया है। वो अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था।
फिर भी बहुत हिम्मत करके वो दोनों गन्नू की पैंट लेकर समय पर आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर उन दोनों ने गन्नू की पैंट महाराज जी को दे दी। महाराज जी ने इशारे से कहा, मेरे पीछे आओ। तो वो दोनों महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। महाराज जी उन्हें एक छोटे से कमरे में लेकर आए। वो कमरा हर तरफ से कच्ची मिट्टी से बना था और गाय के गोबर से उसे लीपा गया था। उस कमरे में एक बहुत ही सुंदर आसन लगा था जिसे सुगंधित फूलों से सजाया गया था। महाराज जी ने उन दोनों को एक तरफ बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने आसन के सामने धूप और दीप जलाया और फिर अपने हाथ में फूल लेकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बिछे आसन की तरफ देखकर ऐसे बातें करने लगे जैसे वहां पर कोई बैठा हो। 2 मिनट बात करके उन्होंने अपना हाथ फैलाकर आगे बढ़ाया। तभी उनके हाथ में एक अद्भुत फूल आ गया। वो फूल बहुत ही सुंदर था। ऐसा फूल उन दोनों ने आज तक नहीं देखा। फूल लेकर महाराज जी ने आसन को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गए। अचानक एक हवा का झोंका सा आया और पलक झपकते ही वो दोनों जंगल के पास उसी जगह पर आ गए जहाँ पर उन्होंने गन्नू को दफनाया था। महाराज जी ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा। उसके बाद उस जल को उसी जगह पर डाला जहाँ पर गन्नू को दफनाया गया था। जल के छींटे पड़ते ही चमत्कारिक ढंग से गन्नू की डेड बॉडी अपने आप ऊपर आ गई। बॉडी को कीड़े खा गए थे, इसीलिए वो बहुत डरावनी दिख रही थी। महाराज जी ने गंगा जल से बॉडी को शुद्ध किया। उसके बाद बंटी से कहा, बंटी, गन्नू को ये पैंट पहनाओ। डर से बंटी की हालत खराब हो रही थी। उसका गला सूख रहा था और दिल धक धक कर रहा था, मगर महाराज जी के आदेश का पालन तो करना ही था। कांपते हाथों से उसने वो पैंट उसे पहना दी। इसके बाद महाराज जी ने बंटी से कहा, अब तुम अपना कोई भी एक कपड़ा, शर्ट या बनियान उतार कर इसे पहनाओ। अब तो राकेश और बंटी दोनों की हालत खराब हो रही थी। डर के कारण वो लोग पसीने पसीने हो रहे थे, थर थर कांप रहे थे दोनों, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना पड़ रहा था। जैसे ही बंटी ने अपनी शर्ट गन्नू की बॉडी को पहनाई, बहुत तेज बिजली चमकी। बंटी को ऐसे लगा जैसे उसके शरीर से बहुत कुछ निकल गया है। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। महाराज जी ने राकेश से कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे परिवार को तो बचा लिया है, मगर अब ये तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ये कभी पिता नहीं बन पाएगा। अब तुम लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाना। जिस दिन तुम लोग इस शहर को छोड़ोगे, उसी दिन से तुम ये सब जो हुआ है वो भूल जाओगे। बस तुम्हें ये याद रहेगा कि बंटी अब कभी पिता नहीं बन सकेगा। उन दोनों के जाने के बाद महाराज जी ने वो फूल गन्नू के सीने पर रखा। फूल लगते ही गन्नू का शरीर स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे उसका दिल धड़कना शुरू हुआ और फिर उसकी सांसें चलने लगी, मगर अभी उसकी आंखें बंद थीं। महाराज जी ने अपने 2 शिष्यों को वहां पहले ही बुला लिया था। उन दोनों ने गन्नू को उठाया और आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाकर गन्नू को महाराज जी ने लकड़ी के एक तख्त पर लिटाया। उसके बाद एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी से तैयार किया गया लेप उसके माथे और गले पर लगाया। उसके बाद महाराज जी ने लगातार 5 घंटे तक मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने गन्नू को फिर से लेप लगाया और इस बार 11 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठकर फिर से मंत्रोच्चारण किया। जैसे ही महाराज जी की साधना पूरी हुई, अचानक से गन्नू ने अपनी आंखें खोली। वो अपने चारों तरफ आंखें फाड़कर देखने लगा। तभी महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, उठो बेटा, बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। तुम्हारे माता पिता घर पर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी की आवाज से गन्नू एकदम से उठकर बैठ गया। उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? महाराज जी ने कहा, तुम्हें जब यहाँ लाया गया था तब तुम गहन निद्रा में थे। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। जो गुजर गया उसे मत देखो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। अपने घर, अपने माता पिता के पास जाओ, उनका दुख दूर करो, उनकी सेवा करो।
महाराज जी से आज्ञा लेकर गन्नू अपने घर पहुंचा। गेट पर पहुंचकर उसने अनिका को आवाज दी, मम्मी मम्मी। उसकी आवाज जैसे ही दरोगा सिंह और अनिका के कानों पर पड़ी, वो दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी। एक बार को तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो इसे एक सपना समझ रहे थे, क्योंकि जब से गन्नू गया था तब से ये गलतफहमी उनके साथ कई बार हो चुकी थी। इसीलिए वो फिर से उदास होकर अंदर की तरफ वापस मुड़ गए। तभी गन्नू ने फिर से पुकारा, मम्मी पापा। अनिका ने जैसे ही मुड़कर देखा तो गन्नू उसके गले से लग गया। अब तो उन दोनों को विश्वास हो गया कि उनका बेटा वापस अपने घर लौट आया है। ये सपना नहीं है, उनका बेटा सच में उनके पास आ गया है। दरोगा सिंह और अनिका गन्नू को गले लगाकर बहुत रोए, मगर उनके ये आंसू आज खुशी के थे। उन्होंने गन्नू से पूछा, बेटा इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, घर लौटकर क्यों नहीं आए? तो गन्नू ने कहा, मैं एक आश्रम पर था, वहाँ पर एक महाराज जी ने मेरी देखभाल की। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मुझे उनके आश्रम पर कोई छोड़कर गया था। इतने दिनों तक मैं वहाँ पर बेहोशी की हालत में था, मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं घर से वहाँ पर कैसे पहुँचा। अनिका ने उसे अपनी गोद में लेटाते हुए कहा, जाने दे बेटा, सब छोड़, जो हो गया उसे भूल जा, परेशान मत हो। तू वापस आ गया, हमारे लिए बस वही बहुत है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना। गन्नू के वापस आ जाने से दरोगा सिंह और अनिका के शरीर में तो जैसे जान वापस लौट आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।